स्वागत है यूपीएससी अचीवर्स के इस यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम मिथिलेश कुमार है। दोस्तों, आज मेरे पीछे देख पाएंगे कि हम लोग बात करने वाले हैं कन्या भ्रूण हत्या का रिगार्डिंग में, उसको ध्यान में रखते हुए। कन्या भ्रूण हत्या पर क्यों बात करने वाले हैं? क्योंकि कर्नाटक सरकार ने कुछ गाइडलाइंस लाई है अपने स्टेट के लिए। कौन से ऐसी स्थितियां बन रही थी जिसके कारण इनको गाइडलाइंस लाने की जरूरत पड़ी, और गाइडलाइंस में क्या है ये जानेंगे। और इसके साथ भ्रूण हत्या क्या है, इसके क्या कारण है, इससे संबंधित कानून क्या है, और संबंधित आंकड़े क्या हैं कि क्यों जरूरी है इस भ्रूण हत्या के मुद्दे पर बात करना। तो तमाम बिंदुओं को हम देखते चलते हैं एक एक करके। पहले तो जानते हैं कि ये चर्चा में क्यों है और न्यूज़ में क्या आया था। तो न्यूज़ में है कि फीमेल फोर्टिसाइड को ध्यान में रखते हुए, जो महिला भ्रूण है उसके ध्यान में रखते हुए, कि कर्नाटक बार्स एंट्री ऑफ अटेंडर्स इनसाइड अल्ट्रासोनोग्राफी रूम्स, है ना। तो अल्ट्रासोनोग्राफी जो रूम्स है उसमें एक लिमिटेशन लगा दिया है, कौन कौन लोग जा सकते हैं, कौन कौन लोग नहीं। होता क्या था, स्थितियां क्या बनती थी कि जो डॉक्टर्स होते थे, जो चेकअप करते थे, अल्ट्रासाउंड करते थे, उनके साथ जो अटेंडर्स पहुंचते थे वो किसी न किसी रूप में हिंट के माध्यम से क्या करते थे, महिला को या महिला के साथ गए हुए व्यक्ति को बता देते थे कि लड़का है या लड़की। ठीक है, तो अगर जिनको इसी पर्पस के लिए अल्ट्रासाउंड करवाना था, ये जानने के लिए कि लड़का है या लड़की, उन्हें पता चल जाता था और उसके बाद से वो गर्भपात करवा लेते थे। या फिर होता क्या था कि फैमिली मेंबर्स भी क्या करते थे कि रूम में चले जाते थे, रूम में जाते थे और उसके साथ में वो देखते थे, समझते थे, और गर्भपात की स्थिति उत्पन्न हो जाती थी। और जैसे कि एक देखिए खबर में, जैसा कि क्या है कि ये महिला है, प्रेग्नेंट वुमेन है, इनके साथ में इनके पति होंगे या जो भी होंगे, और ये कैसे ये स्क्रीन पर दिखा रही हैं टीवी पर कि कौन सा भ्रूण है, ये डॉक्टर हैं जो भी। ठीक है, तो वैसी स्थिति में और क्या स्थितियां बन रही थी नए में, कि मोबाइल से, कैमरा से रिकॉर्ड करके, और ये जो साथ में जाते थे अटेंडर्स, दूसरे अस्पताल में, दूसरे जगह या फिर विदेशों में, जैसे दुबई में, थाईलैंड में, इन सब जगहों पर वैध है जानना लिंग के बारे में कि लड़का है या लड़की। तो वहाँ पर अपने दोस्त मित्रों को भेज के ये पता कर लेते थे कि जो बच्चा पेट में पल रहा है वो लड़का है या लड़की। अगर उन्हें लड़का चाहिए होता है और लड़की निकल जाती है, तो वैसे स्थिति में ये क्या करते हैं कि गर्भपात की स्थिति, गर्भपात करवा देते हैं महिला का, है ना। तो इसको रोकथाम के लिए, इसको रोकने के लिए कर्नाटक सरकार ने क्या करा है कि ना ही फैमिली मेंबर्स में से कोई जाएगा और ना ही डॉक्टर्स के अलावा कोई एक्स्ट्रा इस रूम में जाएगा। और दूसरी चीज, ये टीबी भी महिला की तरफ नहीं लगेंगी। ठीक है, महिला को नहीं दिखाया जाएगा, और टीबी जो एक्स्ट्रा लगता था महिला को दिखाने के लिए, उसको भी हटा दिया जाएगा, है ना, जिससे कि किसी तरह का भी कोई आइडिया ना लग सके। तो ये संदर्भ रहा था, इसी संदर्भ को लेकर बातचीत चल रही थी। अब जानते हैं कि मेनली भ्रूण हत्या क्या है। ठीक है, तो भ्रूण हत्या क्या होता है कि कोई महिला अगर प्रेग्नेंट है, गर्भवती है, तो पेट में पल रहे बच्चे का, है ना, हत्या कर दिया जाता है, गर्भपात करा दिया जाता है, या कोई ऐसी स्थिति उत्पन्न कर दिया जाता है कि जीवित बच्चा नहीं बचता है, अब मृत्यु हो जाती है, तो यही है भ्रूण हत्या, है ना, क्योंकि वो अभी भ्रूण है। ठीक, और इसके पीछे बहुत सारे कारण हैं, कारणों पर हम बात करेंगे। उससे पहले एक और स्थिति समझ लेते हैं। स्थिति क्या है कि बालिका शिशु हत्या एक हुआ करती थी, है ना। बालिका शिशु हत्या में क्या है कि इसमें होता यह था कि बच्चा जन्म लेने के बाद अगर पता चलता था जन्म के बाद कि लड़की है ना, तो वैसी स्थिति में उस बच्ची को, उस मासूम को मौत के घाट उतार दिया जाता था, जान से मार दिया जाता था। आपने फिल्मों में देखा होगा कि कैसे उसको कूड़ेदान में छोड़ाते थे, कैसे नदियों में छोड़ाते थे पुरातन समय में। और भारत के कुछ राज्यों में तो ये स्थिति थी कि बच्ची जन्म होती थी और इतनी घटिया प्रवृत्ति और प्रथा अपनाई जाती थी। हालांकि ये पूरी प्रथा ही शिशु हत्या का या फिर लिंग परीक्षण के माध्यम से बेटी होने पर मार देने की प्रथा ही एकदम घटिया किस्म की मानसिकता को का सूचक है, समाज के घटियापने को दिखाता है। खैर, तो वो जो खाट होता है, खटिया होता है, वहाँ पर उस बच्ची का सिर को लपेट के खाट के नीचे रख के और उसी पर बैठ जाती थी घर की महिलाएं, मुखिया, और बच्ची को जान से मार देती थी। बताइए, उस नवजात का जो 2 घंटे 4 घंटे ही हुआ होता है जन्म का, उसके साथ इतनी बदसलूकी, इतने बुरे बर्ताव किए जाते हैं इस समाज द्वारा, इस
ऐसे लोगों द्वारा। खैर, तो आंकड़े देख लेते हैं क्यों जरूरी है, इस पे बात करना क्यों जरूरी है ना। तो ये आंकड़े जो हमारे पास है अभी, ये है सेंसस 2000, जनगणना जो है भारत की 2011 का, है ना। उसमें आप देखेंगे कि जो चाइल्ड सेक्स रेशियो है, यानी कि ब्लू में जो दिखाया गया है, वो लगातार घट रहा है। 51 में क्या था, 983 था, और ये घटते घटते 2011 में 918 आ गया है ना, चाइल्ड सेक्स रेशियो। चाइल्ड सेक्स रेशियो में देखा कैसे जाता है कि प्रति 100, ठीक है, महिलाओं पर 103, या जैसे प्रति 100 महिलाओं का जन्म होता है, ठीक है, प्रति 100 महिलाओं, लड़कियों, बच्चियों पर 103 से 7, है ना, लड़कों की स्थिति को सामान्य माना जाता है। स्थिति सामान्य होता है। अब देखिए, अगर 103 से घटता है, कम होता है, तो भी सामान्य नहीं है। अगर 107 से बढ़ता है तो भी सामान्य नहीं है ना। ठीक है, ये अनुपात अगर मेंटेन रहेगा तो कहा जाएगा कि प्राकृतिक रूप से लैंगिक समानता है और लिंगानुपात मेंटेन हुआ पड़ा है, ठीक ना। तो दूसरा देखते हैं कि ये पिछले 5 सालों का नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे का रिपोर्ट है। ये पिछले 5 सालों में क्या चेंजेज आए हैं, कैसे, जैसे कि जो पश्चिम के जो स्टेट्स हैं ना, यहां से आप देखेंगे पश्चिम के स्टेट्स हैं, ये खास तौर पे कुछ ज्यादा ही यहां पे जो लिंग अनुपात है वो काफी कम है ना, पश्चिम में खास तौर पे। और जो नॉर्थ ईस्ट का रीजन है इसमें काफी बेहतर माना गया है। और साथ ही ये जो यूपी का, बिहार का या फिर एमपी का जो क्षेत्र है, जो कर्नाटक का क्षेत्र है, महाराष्ट्र का क्षेत्र है, ये आंध्र प्रदेश का, ये सारे हैं जो वल्नरेबल स्थिति में है, 107 के आसपास है, उससे ऊपर की स्थिति में है, जिनमें कंट्रोल करने की आवश्यकता है। जबकि जो हरियाणा का है, पंजाब का क्षेत्र है, राजस्थान का क्षेत्र है, इन क्षेत्रों में जो लैंगिक विभेद ज़्यादा देखा गया है और लिंगानुपात ज़्यादा देखा गया है ना। जैसे ये तमिलनाडु में भी 878 है, गोवा में 838 है, हरियाणा में 893 है, राजस्थान में 891 है, हिमाचल प्रदेश में 875 है। तो पश्चिम के हैं जो तमिलनाडु, कुछ बीच के जो क्षेत्र हैं, इनमें ज़्यादा अनुपात मिला है। इसलिए जरूरी हो जाता है जानना कि भ्रूण हत्या को कैसे रोका जाए, क्योंकि सरकार द्वारा तरह तरह के प्रयास किए गए हैं, लेकिन प्रयासों का प्रतिफल वैसा नहीं रहा है कि भ्रूण हत्या को कहा जाए कि पूरी तरह से काबू कर लिया गया है। गाहे बगाहे आप कहीं ना कहीं सुनते होंगे अपने परिवार में, अपने आस पड़ोस में, अपने शहर में, कि कोई ऐसा व्यक्ति है जिसके 2 बच्चे हो गए हैं, लड़कियां हो गई हैं, और तीसरे को लेकर संशय है उनके मन में कि कहीं वो लड़की फिर से तो नहीं है ना। तो वैसी स्थिति में वो अल्ट्रासाउंड कराते हैं, और यदि पता चलता है कि वो लड़की है, वो भ्रूण जो पल रहा है माँ के गर्भ में वो लड़की है, उसको जान से मार देते हैं, है ना। तो ये स्थिति आप जानते हैं कि कारण क्या है। पहला कारण है जो भारत है या फिर पूरी दुनिया कह लीजिए, है ना, ये पुरुषवादी मानसिकता से ग्रसित है। इसके पीछे तर्क क्या दिया जाता है कि वो वित्तीय स्थिति या स्थिरता पर बल देते हैं, और उनका मानना रहता है कि जो लड़के होंगे, वित्तीय स्थिरता, जो लड़के हैं बुढ़ापे का सहारा है ना। तो ऐसी मानसिकता है। और लड़के की चाहत में क्या करते हैं, बेटे की चाहत में बेटियों की मृत्यु कर देते हैं, है ना। ये तो पहला कारण है।
और इसी कारण से जुड़ा हुआ दूसरे कारण पर देखेंगे। दूसरा कारण क्या हो सकता है कि अगर बेटे को ज्यादा इंपॉर्टेंस देंगे तो जाहिर सी बात है बेटियों की जो स्थिति होगी वो दयनीय होगी, स्थिति निम्न होगी, है ना। महिलाओं को भारतीय समाज या दुनिया के किसी भी समाज में देखिए कभी भी बराबर का दर्जा नहीं दिया गया है, हमेशा उसके साथ भेदभाव किया गया है, हमेशा उसको दोयम दर्जे के व्यवहार से गुजरना पड़ा है ना। तो इसकी स्थिति निम्न है, और निम्न होने के कारण क्या है कि बेटों को ज्यादातर हेज दिया जा रहा है, ज्यादा महत्व, है ना, महत्व दिया जा रहा है। साथ ही इसके अलावा क्या है, अगर बेटियों को आप इग्नोर करके चलते हैं, इनके शिक्षा पर बल नहीं देते हैं, है ना, इनको घर में कैद करके रखते हैं, है ना, इनको हर तरह से दबाव में रखते हैं, इनको अपने आप को एक्सप्लोर करने नहीं देते हैं, और ऐसे संकुचित मानसिकता में पालते हैं कि वो एक अपने आप को सामान या कमोडिटी मानने लगती है ना, और हीन भावना से ग्रसित हो जाती है। और दूसरी चीज, जब ऐसी स्थितियां उत्पन्न होती हैं, महिला एक सामान की तरह से ट्रीट की जाने लगती है, तो उसको पालने के लिए जब विवाह होता है तो दहेज की आवश्यकता पड़ती है ना। तो दहेज का भी एक बहुत बड़ा रोल है, कारण है कि दहेज से बचने के लिए भी बेटियों को मार दिया जाता है, जबकि ये जाहिल समाज, इसी की उत्पत्ति है, इसी का देन है दहेज, इसी के कर्मकांडों की वजह है दहेज। अगर ये जाहिल दहेज के कॉन्सेप्ट को पैदा नहीं किए होते हैं, बढ़ावा नहीं देते हैं, तब अब और आगे तो बेटियों की स्थिति नहीं होती और हमें ये बात करने की जरूरत नहीं पड़ती। सोचिए कितनी विडंबना वाली बात है कि जिस परिवार में माँ है उस परिवार में ही बाकी सारे सदस्य हो सकते हैं, है ना, और माँ कभी ना कभी तो बेटी रही होगी, है ना, और जो जननी है उसी को मारने की बात करते हैं और मार दिया जाता है। शर्म की बात है, कितनी घृणा वाली स्थिति है इस समाज से, और समाज अपने आप को डील देता है ना, कि हम ऐसे, हम वैसे, हम फलना फलना, सब घंटा कुछ नहीं। अगर आप बेटियों के साथ समाज में इस कदर व्यवहार करते हैं या आपके नज़रों के सामने इस कदर से व्यवहार होता है, तो आप ठीक उतना ही भागीदार हैं जितना कि वो मारने वाला परिवार, वो मारने वाला पिता, वो मारने वाला माँ या जो भी हो, है ना। तो दहेज प्रथा से बचने के लिए, दहेज से बचने के लिए बेटियों को मार दिया जाता है। आगे क्या है, अब इसी से स्थिति क्या निकलती है, छोटे परिवार का आदर्श है, छोटे परिवार आदर्श होते हैं, है ना, और ये सही भी है, छोटा परिवार सुखी परिवार। तो परिवार में ये जो ध्यान दीजिएगा, परिवार में क्या है कि अगर किसी कपल का, है ना, किसी जोड़े का अगर एक लड़का, है ना, एक लड़की हो जाती है तो लोग कहते हैं एकदम परफेक्ट है, ठीक, मतलब एकदम खुश, परफेक्ट, एकदम बढ़िया। अगर वही स्थिति होगी, अगर क्या होता है कि जो कपल है उसकी दो लड़कियां हो गई, है ना, तो जो महिला है उस पर संदेह किया जाने लगेगा और कहा जाएगा कि इससे तो बेटा ही नहीं जन रहा है ना, और तरह तरह के लांछन लगाए जाने लगेंगे। और तब स्थिति उत्पन्न होती है कि चलो अल्ट्रासाउंड कराते हैं, और अल्ट्रासाउंड कराते हैं, जैसे ही पता चलेगा कि लड़की है, फिर तीसरी भी गर्ल है, तो उसको क्या किया जाएगा, मार दिया जाएगा। और इतना गर्वान्वित महसूस करते हैं कि किसी तीसरे बच्चे के लाश पे एक एक्स्ट्रा लड़का पैदा करना चाहते हैं। शर्म आनी चाहिए, है ना,
कितनी शर्म की बात है, ये कातिल लोग अपने आप को तेज समझते हैं, बुद्धिमान समझते हैं और कहते हैं कि हम तो बहुत तेज थे, तीसरी लड़की ही होने वाली थी, हम मार दिए। अब सोचिए लड़की होने की वजह क्या है, कि लड़के की मांग की वजह क्या है, कि सोचते हैं कि हमारा जो जीन है और हमारी जो थाती है वो लेके जाएंगे। अबे यार, तुम इतने मूर्ख कैसे हो सकते हो कि तुम इतने बड़े धरती पर, इतने बड़े संसार में, एकदम इतने से खोली में रहने वाला व्यक्ति जिसकी कोई औकात नहीं है, उसका जीन लेके कोई आगे बढ़े, है ना। तुम मर जाओगे तो क्या है, घंटा फर्क पड़ेगा किसी को, नहीं बचेगा, नहीं है कुछ। और तुम्हारे पास इतने करोड़ों अरबों की संपत्ति है जो अपने बच्चे को देके जाओगे। तुम अपना लाइफ जी लो, अपनी बेटियों का जीवन बेहतर कर लो, अपने आस पड़ोस के समाज की स्थिति बेहतर कर दो, तुमसे बेहतर कोई इंसान नहीं। और अगर तुम रंगे खून से रंगे हाथों से अगर ऐसे स्थिति में आना चाहते हो कि तुम्हारा बेटा तुम्हारी संपत्ति का मालिक बने, तो शर्म है, धिक्कार है तुम्हारी सोच पे, और जिस समाज में तुम रहते हो और समाज इसको कुछ बोलता नहीं है, उस पर भी धिक्कार है ना। फिर उसके बाद क्या है, और आप देखेंगे कि 1990 के दशक से पहले क्या होता था कि ज्यादातर जो होता था ना, वो शिशु हत्या हुआ करता था, बालिका शिशु हत्या हुआ करता था, क्योंकि तकनीक उस कदर नहीं थी, है ना, तकनीक नहीं थी। लेकिन जैसे ही जो नैदानिक तकनीक आए, है ना, नैदानिक तकनीक आते हैं, तो ये जो भ्रूण हत्या कॉन्सेप्ट है वो काफी बढ़ जाता है, ठीक है, और इसका दुरुपयोग होने लगता है। शुरुआत में सरकारें क्या करती हैं, समझती हैं कि अगर ऐसी स्थिति उत्पन्न हो रही है तो होने दो, और इससे मानती हैं कि जनसंख्या नियंत्रण हो सकता है। लेकिन इतने धूर्त लोग हैं, इतनी धूर्त सरकारों की सोच है कि उनको समझ में नहीं आया कि ये लिंगानुपात में कितना नुकसान हो सकता है ना। तो ये दूरदर्शिता का अभाव है, सोचना समझना। और ये स्थिति रही कि नैदानिक तकनीकों का जो दुरुपयोग है, ये भ्रूण हत्या को बढ़ावा दिया। जब देखा गया कि लगातार तौर पे बच्चियों की जान ले जा रही है, जो लिंग अनुपात है काफी बढ़ते जा रहा है, लड़कों के कंपेरिजन में लड़कियों की संख्या बहुत कम होते जा रही है, तब सरकारों की आंख खुली, है ना, और सारी चीजें भूल के आनन फानन में क्या किया गया, कानून बनाया गया। कानून क्या था, तो कानून था पीसीपीएनडीटी एक्ट। पीसीपीएनडीटी एक्ट का मतलब है कि गर्भधारण पूर्व और प्रसव पूर्व निदान, है ना, और इसमें है रोकथाम। किसकी रोकथाम, तो लिंग जांच की रोकथाम। ये अधिनियम कब का है अधिनियम, तो 1994 का, ठीक है, 94 का अधिनियम है, लेकिन ये लागू होता है 1996 में, वर्ष 1996 में, और आगे चल के इसमें 2003 में एक संशोधन भी होता है, ठीक। अब इसके कुछ कुछ मुख्य प्रावधान जान लेते हैं। ये मेनली क्या करता है कि जो गर्भधारण पूर्व, मतलब गर्भधारण से पूर्व, ठीक है, प्रसव पूर्व, डिलीवरी से पहले किसी तरह के जांच, जो नैदानिक जांच है, अल्ट्रासाउंड है, उसमें लिंग परीक्षण से रोक लगाता है। जैसे कि रोकथाम, लिंग जांच पे रोकथाम लगाता है। अगर कोई व्यक्ति इसके प्रावधानों का उल्लंघन करता है तो उसको सजा का भागीदार होना पड़ेगा। तो हम इसे कुछ बिंदुओं को जान लेते हैं एक एक करके, ठीक है। तो ये मुख्यतः बात क्या करता है, ये लिंग जांच पर रोक लगाता है, ठीक है। सबसे पहले तो इसका जो धारा 3A है, जो वो बात करता है कि जो भी क्लिनिक है ना, वो किसी तरह का भी लिंग जांच नहीं कर सकती,
ठीक। दूसरी धारा क्या बात करती है, 3B क्या बात करती है कि जो अल्ट्रासाउंड मशीन है ना, जो मशीन है वो गैर पंजीकृत संस्थाओं को नहीं बेचे जाएंगे। अगर संस्था आपको कोई भी चलाना है तो पहले पंजीकरण करना जरूरी है। पंजीकरण होगा, उसके पश्चात ही अल्ट्रासाउंड मशीन आपको दी जाएगी, है ना। साथ ही साथ इसके कुछ कुछ शर्त निर्धारित किए गए कि अल्ट्रासाउंड होगा, लेकिन किस किस स्थिति में होगा ये बात करता है धारा 4, इसका उपधारा 3 है। अब इसमें कुछ शर्तें क्या हैं, शर्तें हैं कि जो महिला गर्भवती है ना, गर्भवती महिला है, उसकी उम्र जो है 35 वर्ष होनी चाहिए कम से कम अल्ट्रासाउंड के लिए, है ना। ये अल्ट्रासाउंड है, ठीक। इन्हीं में से जो शर्तें लिख रहा हूं, इनमें से कोई एक शर्त फुलफिल करती हो तभी अल्ट्रासाउंड हो सकता है। 2 या 2 बार से अधिक उस महिला का गर्भपात हुआ है या फिर भ्रूण की हानि हो गई है ना, किसी कारणवश भ्रूण की हानि हो गई है तो हो सकता है। तीसरा क्या है कि उसके घर में महिला का जो परिवार है, परिवार यानी कि जो मायके है या फिर ससुराल है, वहां पर किसी को आनुवांशिक रोग ना हो। मतलब अगर है तो ठीक है, आनुवांशिक रोग है तो वैसी स्थिति में अल्ट्रासाउंड के लिए जा सकती है। या फिर उसके जो परिवार है उसमें कोई मानसिक रोग है ना, जो ऐसा हो कि जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलते रहता है, वैसी स्थिति नहीं होनी चाहिए। या फिर जो केंद्रीय पर्यवेक्षक बोर्ड है ना, जो इसका देख रेख करता है इस एक्ट का, उसके द्वारा कोई ऐसे कंडीशन ऐसा लगा दिया जाए उसको फुलफिल करती हो, ठीक। तो वैसे स्थिति में अल्ट्रासाउंड होगा। इसके अलावा स्थितियों में अल्ट्रासाउंड नहीं होगा। अब समझिए कि जो धारा इसके 5 है, पीसीपीएनडीटी एक्ट का धारा 5 है, वो क्या बात करता है कि महिला का कंसेंट लेना, सहमति लेना आवश्यक है अल्ट्रासाउंड से पहले, आवश्यक है। और आवश्यक क्यों है कि जो अल्ट्रासाउंड होगा उसके जो दुष्प्रभाव हैं, है ना, उससे अवगत कराना बहुत जरूरी है। महिला कंसेंट देगी अपना, तभी वो आप अल्ट्रासाउंड के लिए आगे बढ़ सकते हैं। और साथ ही साथ जो लिंग परीक्षण है, लिंग जांच या लिंग के बारे में जानकारी है, वो भी देने से रोकता है, नहीं दे सकते, ठीक। नेक्स्ट धारा क्या बात करती है, तो धारा 5 सब क्लॉज 2 क्या बात करती है कि कोई भी व्यक्ति, कोई भी का मतलब कोई भी व्यक्ति, चाहे वो महिला हो, चाहे वो महिला का हस्बैंड, परिवार, डॉक्टर, कोई भी व्यक्ति है ना, लिंग संबंधी बातचीत नहीं करेगा और जानकारी नहीं पास करेगा। लिंग संबंधी बातचीत जानकारी नहीं पास करेगा, उसके लिए साधन क्या हो सकते हैं, किसी भी रूप में, चाहे इशारा हो, चाहे बोल के हो, चाहे रंग हो, चाहे पटाखा हो, किसी भी स्थिति में कोई भी ऐसा सिचुएशन हो सकता है, कोई भी ऐसी स्थिति हो सकती है जिसके द्वारा वो बात को प्रेषित कर दे कि लड़का है या लड़की है, सारा बैन करता है ये आर्टिकल, ठीक है ना। धारा 5 का सब क्लॉज 2। और साथ ही जो धारा 6 है वो क्या करता है कि सारे संस्थानों पे, कोई भी संस्थान हो, ठीक, क्या करता है, प्रचार करने से या फिर किसी तरह का ऐसे
काम करने से जो लिंग परीक्षण का करते हो, है ना, रोक लगाता है। परीक्षण पर रोक लगाता है ना। अब जान लेते हैं कि अगर ये सब तो धाराएं हो गई मोटा मोटी इसके कि ऐसे रन करता है। अगर कोई व्यक्ति करता है तो क्या होता है? अगर कोई व्यक्ति करता है तो ठीक ठाक व्यवस्था की गई है इसमें। अगर कोई व्यक्ति इसके प्रावधानों का उल्लंघन करता है ना, उल्लंघन करता है, तो उसको क्या होगा कि 3 साल का सजा प्लस 10,000 का जुर्माना। ये अब ध्यान में रखने वाली बात है कि जुर्माना और 10,000 का सजा है अगर पहली बार करता है ना। यही वह स्थिति अगर हो जाए दूसरी बार करे तो और भी बढ़िया व्यवस्था की गई है। क्या है कि 5 साल का सजा होगा अब प्लस 50,000 रुपया जुर्माना होगा। और कोई संस्थान करता तो क्या होता है, तो उसका लाइसेंस ही रद्द कर दिया जाएगा कि भैया अब आगे से आप कुछ ऐसी हरकतें नहीं कर सकते हैं, है ना। और एक चीज जान लेते हैं कि जैसा कि हमने देखा कि ये एक्ट में लिखा क्या गया है कि गर्भधारण पूर्व, है ना, कि लिंग का जांच नहीं कर सकते। तो गर्भधारण पूर्ण लिंग का जांच से क्या मतलब है, तो इसको देखते हैं कि एक होता है आईवीएफ, ठीक है ना, जिसको बोलते हैं इनवर्टो फर्टिलाइजेशन, है ना। है ना, इनवर्टो फर्टिलाइजेशन, ठीक। इसमें क्या होता है कि जो महिला है उसका एग ले लिया जाता है, अंडा निकाल लिया जाता है डॉक्टर के द्वारा, ठीक। और जो पुरुष है उसका स्पर्म निकाल लिया जाता है और दोनों को क्या किया जाता है, एक एक पार्ट को लेके लैब में डेवलप किया जाता है, विकसित किया जाता है ना, विकसित किया जाता है। और जैसे ही ये भ्रूण बन जाता है ना, एम्ब्रियो बन जाता है, फिर से क्या किया जाता है कि उठा के ये महिला के यूटेरस में यानी गर्भाशय में डाल दिया जाता है, जहां पर बच्चे का विकास होता है, जहां बच्चा बनता है। क्योंकि आपको पता होगा कि जो पोषण है माता से ही मिलता है ना बच्चे को, तो सिर्फ बच्चा वहां पलता है, बाकी ये सब चीज तो लैब में कर दिया जाता है। अब ऐसी स्थिति उत्पन्न क्यों होती है, क्यों करना पड़ता है ऐसा लैब में? तो कई बार क्या होता है कि जो एग है या फिर जो स्पर्म है वो क्वालिटी में इतने अच्छे नहीं होते हैं, या ऐसे जो सिचुएशंस नहीं बन पाते कि दोनों एक दूसरे से अटैच हो सके और जो एम्ब्रियो है, जो भ्रूण है, वो बना सके शरीर के अंदर में, है ना। तो शरीर के अंदर में नहीं बना सकते हैं, इसलिए लैब में आदर्श दशाएं दी जाती हैं जहां पर सही तरीके से ये हो जाए, डेवलप हो जाए, और डेवलप होने के बाद से क्या करते हैं कि यूट्रस में डाल दिया जाता है। तो ये तो स्थिति हो गई ऐसी, ठीक है। और एक चीज देख लेते हैं कि आईपीसी में जो इंडियन पिनल कोड है उसमें क्या प्रावधान करता है। जो धारा 312 है ना, और उससे 318 तक ये जितने भी गर्भपात हैं, है ना, अगर किसी महिला का बलपूर्वक गर्भपात किया जाता है या फिर ऐसा इंटेंशन होता है कि लड़की है तो उसका गर्भपात करा दिया जाए महिला का, तो इन सारी स्थितियों में, गर्भपात से संबंधित स्थितियों में जहां पर जान माल का खतरा हो सकता है, चाहे वो बच्चे की जान की खतरा की बात हो या फिर माता की जान की खतरा की बात हो, तो वैसी स्थिति में ये जो धारा 312 से 18 देखते हैं, है ना। तो दोस्तों लगभग हम लोगों ने सारे टॉपिक को, सारे पॉइंट्स को कवर किया है। तो आशा करते हैं कि आपको समझ में आया हो और चीज़ें ठीक लगी हो। अगर थोड़ा सा भी आपको ठीक लगता है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। और जय हिंद,